नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया वॉर की वजह से जो युद्ध चल रहा है मध्यपूर्व में, उसकी वजह से 7 सूत्र दिए देश को कि कैसे हमें इस संकट से उबरना है। जो ऊर्जा क्राइसिस, ऊर्जा संकट का सामना पूरा विश्व कर रहा है, उसमें भारत को कैसे आगे निकलना है। सरकार ने अमल शुरू किया है। शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप के साथ की है। आज उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां दिखी। आमतौर पर आपने देखा होगा हमारी जो रिपोर्ट थी उसमें कि कैसे पहले पीएम के कैवलकेड में लगभग 13-14 गाड़ियां होती थी। सामान्य तौर पर पीएम का काफिला ऐसा होता था। आज काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां। प्रधानमंत्री एसपीजी की सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। लगभग 14 से 17 गाड़ियां रहती हैं। बचत के मंत्र के साथ पेट्रोल बचाने की एक कोशिश बड़े संदेश वाली है और इसी के साथ पूरे देश के लिए एक संदेश है कि कैसे हम अपनी तरफ से आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जब आज अपने आवास से प्रधानमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक के लिए पहुंचे तो उनके काफिले में 4 गाड़ियां थी। सामान्य तौर पर 14 से 17 गाड़ियां उनके काफिले में होती है, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन अगर किसी संवेदनशील परिस्थिति हो तो पीएम के काफिले में 30 से 40 गाड़ियां तक होती है, क्योंकि जो एसपीजी का रूल बुक है, ब्लू बुक भी जैसे कहा जाता है, उसमें एम्बुलेंस से लेकर फायर सेफ्टी की गाड़ियां, कई तरह के प्रावधान है, जैमर्स का प्रावधान है, क्योंकि ऐसे स्थिति से जब प्रधानमंत्री निकलते हैं तो उनकी सुरक्षा सर्वोपरि रहती है। और शायद ऐसे वक्त में एसपीजी के लिए ये बाध्य होगा कि वो अपने नियम से चले, चाहे खुद प्रधानमंत्री ऐसी स्वेच्छा रखें सामने कि भाई गाड़ियां कम कर दी जाए। आज पीएम ने अपने काफिले की गाड़ियां घटाने के साथ साथ काफिले में ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इसके लिए नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे। ब्लू बुक में निर्धारित सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने यह कहा है और उसके मुताबिक सीनियर मंत्रियों की पूरी लिस्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ियों में कटौती की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने काफिले में कटौती की है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री ने भी अपने काफिले में कटौती की है, गाड़ियां कम कर दी हैं। पहले अमित शाह के काफिले में 10 से 11 गाड़ियां होती थी, आज 5 गाड़ियों के साथ वो निकले हैं। ऐसे ही अगर आप देखिए तो तमाम जितने भी मंत्री हैं उन सभी के काफिले में कटौती दिख रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या इसके जरिए हम तेल बचाकर इस मुश्किल स्थिति से देश को आगे ले जाएंगे। आज 5 गाड़ियां दिखी, लगभग आधे फीसदी की, मतलब 50% की कटौती गृह मंत्री अमित शाह के भी काफिले में। सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों से नहीं बल्कि अधिकतर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले से गाड़ियां हटाने का या फिर घटाने का ऐलान कर दिया है। और ये मुख्यमंत्री 1 मोहन यादव एमपी के हम आपको दिखा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल, सम्राट चौधरी बिहार और केंद्रीय मंत्रियों का काफिला जो छोटा हुआ है। ईवी गाड़ी से चलने की बात की है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन आप देखिए सीएम धामी भी कह रहे हैं कि वो भी काफिले में कटौती करने वाले हैं। पीएम की अपील पर वो भी कर रहे हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली आए थे, लेकिन जब वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने गए तो उनके काफिले में गाड़ियां जो दिख रही हैं वो हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3 अभी गाड़ियां उसके बाद भी आपको आती हुई दिखाई देंगी। 4, 5, 6 तो गाड़ियां बहुत सारी वहां पे भगवंत मान के काफिले में दिखाई दे रही हैं। अभी निकले। अब हम आपको जरा सम्राट चौधरी भी दिखा देते हैं, क्योंकि गौरव भाटिया जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं। गौरव भाटिया जी, ये सच है कि आज उन्होंने दिखाया, लेकिन ये सम्राट चौधरी का काफिला देखिए, 5 गाड़ियां तो हमने गिन ली, छठी गाड़ी 7। तो ऐसे भगवंत मान और सम्राट चौधरी के काफिले में क्या ही गाड़ियों की कटौती है, 9, 10 सब आ रहा है। हालांकि उन्होंने ये दावा किया कि ईवी में चल रहे हैं, पूरे उसका वीडियो बनाया है, जरा वो भी दिखा दीजिए। 16-17 एम्बुलेंस मिलाकर। ये गौरव जी, इसका कोई उपाय है कि खुद तो उन्होंने, ये देखिए ये गाड़ियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, अभी काफिला चल ही रहा है, लेकिन जो ईवी है वो सम्राट चौधरी ने दिखाया कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रहे हैं, वो वीडियो भी दिखा दीजिए। ऐसे में अगर मिसाल कायम करनी है, जब पीएम ऐसी कटौती कर सकते हैं तो मुझे लगता है सीएम साहब जरूर कर सकते हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील देशवासियों से करी, ये स्वैच्छिक है और एहतियातन। 140 करोड़ भारतीय कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो गए हैं
और जैसा आपने बताया, प्रधानमंत्री जी हमेशा आदर्श बनते हैं और सबको बताते हैं कैसे सार्वजनिक जीवन में एक बड़ा लक्ष्य रखना है। उन्होंने खुद भी कटौती करी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कटौती करी। आपके चैनल पे मैं देख रहा था, योगी आदित्यनाथ जी, रेखा गुप्ता जी, मोहन यादव जी, भजनलाल शर्मा जी, तमाम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कटौती करी है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये पूरा देश एकजुट हो गया है और हमें इस चुनौती से लड़ना है। विपक्ष कह रहा है ये संकट है और हम मानते हैं ये एक चुनौती है जिससे देश उभरेगा भी और मजबूत होकर निकलेगा भी। दूसरी बात, जब मैं चर्चा पे आ रहा था, मैं एक दो बातें बताना चाहता हूं। एक सकारात्मक अपील होती है जो कि पूरी तरह से स्वैच्छिक है, और ऑस्ट्रेलिया में एक इसी तरह का कैंपेन चल रहा है अंजना जी, एवरी लिटिल बिट हेल्प्स। हर एक बूंद से ही सागर बनता है। फिलीपींस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है और यूके में 18 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है गैस और पेट्रोल का। ये मैंने इसलिए बताया कि ये एक वैश्विक संकट है, लेकिन भारत कहां खड़ा है आप भी मानेंगी। ये एक उपलब्धि है, दूरदर्शिता है सरकार की। पिछले 75 दिन में तेल के, चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, आम जनता के लिए दाम नहीं बढ़े हैं। ये सच्चाई है। अभी आगे भी हमारे पास करीब करीब 60 दिन का पेट्रोल डीजल का रिजर्व और 45 दिन का गैस सिलेंडर का रिजर्व है। यह दिखाता है हमने पर्याप्त कदम उठाए हैं। और तीसरी बात, हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, इन्फ्लेशन 4% से नीचे है, फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन यूएस डॉलर्स के हैं, हमारी इकोनॉमी अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यह दिखाता है भारत मजबूती से इस संकट का सामना करेगा और कर रहा है। लेकिन आज सवाल यह भी पूछा जाएगा अंजना जी कि क्यों ऐसा है कि विपक्ष बार बार ओछी घटिया राजनीति कर रहा है जैसे कोविड की महामारी में कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ऑड इवन ले आए दिल्ली में, वो बड़ा अच्छा था। कांग्रेस पार्टी याद करे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इसी तरह की अपील करी थी। वो अच्छा था, वो अच्छी राजनीति। अगर नरेंद्र मोदी जी ने आज एक अपील करी है तो ये विफलता दर्शाता है। ये किस तरह के दोहरे मापदंड है, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? और इसके साथ अंजना जी हमें एक बात और समझनी होगी। देखिए, आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है भारत में, चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, गैस की हो। ये जो कटौती की गई, अरे सोना नहीं खरीदेंगे एक साल भारत के लिए तो क्या कोई जी नहीं पाएगा? विदेशी यात्रा पे नहीं जाएंगे तो क्या बहुत बड़ी चीज मांग ली? मैं समझता हूं हर भारतीय के दिल में ये जज्बा है, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन विपक्ष, राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ के मुझे इतना दुख हुआ जहां उन्होंने लिखा कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। अंजना जी आप मुझे बताइए, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम हो सकते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो राहुल गांधी के लिए भी कहता हूं, उनकी हर सोच, हर फैसला हो सकता है गलत हो, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो सकते। फिर देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करना? शरद पवार से इन्हें सीखना चाहिए। शरद पवार जी ने कहा ये एक अच्छी अपील है, ठीक है, और हम सबको इसका पालन करना चाहिए। वो सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसा है कि ये युद्ध भारत ने तो शुरू किया नहीं है। नरेंद्र मोदी से आपकी राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी और वो आपको लड़नी भी चाहिए पूरी ताकत से। लेकिन ऊर्जा संरक्षण के लिए अनेकों देश, अनेकों इस वक्त कदम उठा रहे हैं। कई देश हैं जहां पर एसी का लिमिट तय कर दिया गया है, कई हैं जहां पर पेट्रोल का लिमिट तय कर दिया गया है कि इतना ही पेट्रोल मिलेगा। अगर ये पहल की जा रही है तो आज तो आप लोगों का भी सबका वीडियो आना चाहिए भाई, कि देशवासियों को सभी लोग इस बात के लिए कंडीशन करें या फिर इंस्पायर करें कि कैसे वो ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। बड़ी सही बात कही अंजना जी आपने, लेकिन अब मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर आप जवाब दे पाए तो बता दीजिएगा। क्या पश्चिम एशिया का संकट अंजना जी 4 मई के बाद शुरू हुआ, या पश्चिम एशिया का संकट 28 मार्च को शुरू हो गया था? अगर 4 मई के बाद शुरू हुआ हो तो प्रधानमंत्री जी की अपील स्वागत योग्य है। जब आपने सारे चुनाव लड़ लिए, सारे रोड शो कर लिए, करोड़ों रुपए पेट्रोल और डीजल आपने फूंक लिया चुनाव में, हजारों करोड़ रुपए का आपने अपव्यय कर लिया,
और 4 मई के बाद अगर आप ये अपील करते हैं तो अब माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी नेता की तरीके से नहीं, अभिनेता की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी व्यवहार कर रहे हैं, जब बात कहते हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए, उसी दिन प्रधानमंत्री जी 3 दिन में 2 रोड शो करते हैं। अगर उन 2 रोड शो की आवश्यकता प्रधानमंत्री जी बता पाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। 2 रोड शो किए उन्होंने। इसके बाद आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब आप सोना मत खरीदिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आज 2 गाड़ी से चलेंगे। स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ी से तो चल सकते हैं, जैसे अभी क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के अति विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि क्या नाम ऐसा कंप्रोमाइज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ियों से चल सकते हैं, लेकिन रूस से तेल नहीं खरीद सकते। प्रधानमंत्री जी आपके सामने है, देश गंभीर संकट में है, बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन ये 4 ही मई के बाद क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप चुनाव सब खत्म कर चुके। चुनाव में संयम का व्यवहार जो है, आप नेता की तरीके से व्यवहार कीजिए। आप 15 तारीख को विदेश जा रहे हैं, हम स्वागत करेंगे, आप पैसेंजर प्लेन से जाइए या जूम मीटिंग से आप कर लीजिए। ये सारी की सारी बातें जब प्रधानमंत्री जी करते हैं तो एक बात याद आती है, इकबाल का एक शेर याद आता है। कहते हैं कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। हमें किरदार के गाजी चाहिए, किरदार के राजा चाहिए, बात बहादुर लोग नहीं चाहिए हमें। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई कमर्शियल फ्लाइट ले ले, जूम मीटिंग कर ले। जूम, अब आप बताइए जूम मीटिंग कैसे कर लेंगे? जहां पे उनकी उपस्थिति होनी चाहिए वहां उनकी उपस्थिति होगी, और हर नागरिक को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, इतना विश्वास अपने प्रधानमंत्री पे होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा 4 मई के बाद ही क्यों हुआ, तो मैं इनको बता दूं, 4 मई को जब ये युद्ध शुरू हुआ था अंजना जी, तो $70 जो है कीमत थी, जो क्रूड ऑयल था उसकी, वो 105 पहुंच गई 4 मई के आसपास। और इससे पहले ये कहा जा रहा था शायद अमेरिका और ईरान में समझौता हो जाए, वो भी नहीं हुआ। तो जब परिस्थिति ऐसी लगी कि एक अपील होनी चाहिए आगे के लिए कि भारत को संकट ना आए, तो ये अपील करी गई, इसमें कोई गलत बात नहीं है। रूस की बात कर डाली इन्होंने, इनको शायद ये भी जानकारी नहीं है, मैं 2024 और 25 के आंकड़े दे रहा हूं। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कहां से आयात हुआ? ये रूस से आयात हुआ। 2026 में भी सबसे ज्यादा तेल कहां से आया? ये रूस से आया। और कितना रुपया हमने बचाया है मालूम है अंजना जी? करीब करीब हमने इसमें 23 से 25 बिलियन US$ बचाया है। ये मोदी जी की नीति है, क्योंकि भाजपा सरकार में 35% तक जो कच्चा तेल आयात हो रहा है ये रूस से हो रहा है। यूपीए में कितना होता था अंजना जी? 1%। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जब आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम तारीफ करते हैं कि युद्ध की स्थिति को भारत की सरकार ने अच्छा संभाला है, तो इनसे ज्यादा विद्वान राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता कैसे हो जाते हैं? या तो पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी गलत है। ठीक है, सुरेश जी छोटा सा रिस्पॉन्स, फिर मैं सोमनाथ भारती जी और आनंद दुबे जी को दिखाइए, और मलुक नागर। बिल्कुल। पहली चीज तो आंकड़ों की तथ्यात्मक जानकारी गलत दी जा रही है। जब यूपीए की सरकार थी, हम ईरान से, इराक से, यानी अपने 4 दिन दूर पार्टनर से तेल खरीदते थे। नंबर 1। नंबर 2, $104 से $115 जो तेल था वो 4 मई के बाद नहीं हुआ है आदरणीय गौरव भाटिया जी, भाजपा के विद्वान प्रवक्ता जी। ये 15 अप्रैल को हो गया था। चाहे तो चेक कर सकते हैं। जनता को इतने बड़े चैनल पर बैठ करके भ्रमित मत किया कीजिए। प्रधानमंत्री जी की अपील का आप स्वागत अगर कराना चाहते हैं तो अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। प्रधानमंत्री जी से बोलिए अभिनेता का व्यवहार ना करें, नेता का व्यवहार करें। तो नेता ही तो 2 गाड़ी में जा रहा है। मैंने रुकिए लाइए, नेता ही तो 2 गाड़ी में जा रहा है ना सुरेंद्र जी जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल। नेता 2 गाड़ी में जा रहा है, और नेता ही वो है कि जो असम में जो इनका पूरा मंत्रिमंडल का कल वो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ, वहां पर कम से कम 100 जहाज चार्टर गए हैं।
जो बंगाल में स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई वहां 140 चार्टर जहाज गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, पूरे देश के 22 देशों गौरव जी, इसका जवाब दीजिए छोटा सा, बाकी लोग चेहरा तो देखेंगे नहीं आप दोनों का। जल्दी से जवाब दीजिए गौरव जी, उसके बाद हम उन तीनों के पास जाएंगे। हाँ, मैं बिल्कुल दे देता हूं। देखिए अंजना जी, मैंने एक तथ्य रखा था जिसकी काट शायद कांग्रेस के प्रवक्ता के पास नहीं है। 75 दिन हो गए युद्ध शुरू हुए। मैंने पूछा क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े? उत्तर है नहीं। और मैं आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं, यह है चीन में 24% पेट्रोल के दाम बढ़े, अमेरिका में 45%, कनाडा में 30% और ऑस्ट्रेलिया में 30%, भारत में 0। दूसरा, आप याद करिए कांग्रेस के समय में अपील की जाती थी कि पेट्रोल पंप रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक बंद कर दिए जाए। यह भी अपील करी जाती थी पी चिदम्बरम द्वारा कि गोल्ड ना खरीदा जाए। और फर्क क्या आया है मैं आपको यह भी बता दूं, 2004 से 2014 तक करीब 38 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा था यूपीए सरकार में, जो 110% है। और हमारे समय में 12 साल में 23 रुपए बढ़ा है, जो कि 30% है। ये दिखाता है किस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत। ठीक है, अब आप लोग रुक जाइए, अब आप दोनों रुक जाइए प्लीज, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। कुछ फैक्ट्स हम भी रखना चाहते हैं अपने दर्शकों के सामने, जिसके बाद मैं सीधा सोमनाथ भारती जी आपके पास आऊंगी। और वो फैक्ट्स है जिसकी चर्चा कल से हो रही है, हर देश में कहां कहां पर कितनी कीमतें बढ़ी हैं। और अगर आप देखिए तो भारत का लगभग 35 से 40% हॉर्मूज के जरिए आता है, लेकिन भारत में अभी तक तेल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि कमर्शियल गैस में जरूर इजाफा हुआ है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। भारत में देख लीजिए, वहीं पाकिस्तान में आप देखिए कितना इजाफा हुआ है दाम प्रति लीटर इस वक्त जो है। आप हर देश का देख लीजिए, अमेरिका में भी जबरदस्त इंक्रीज है, जिसका कम वहां से तेल जाता है 30 से 35 पर। बांग्लादेश में हाल देखिए, तमाम देशों के हाल देखिए। 9 बजे के बुलेटिन में भी जो चला था वो दिखा दीजिए, उसमें परसेंटेज इंक्रीज भी था। अब काफिले में जो कटौती से कैसे बचत हो सकती है, वो हम हाथ जोड़कर अपने देश के सांसदों विधायकों को बताना चाहते हैं। इस देश में कुल सांसद राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर होते हैं 788 और कुल विधायक पूरे देश के मिलाकर होते हैं 4123। कुल सांसद, कुल विधायक 4123। कुल सांसद और विधायक मिला लीजिए कितना हो गया? 4911। अगर रोज के लिए हम कह रहे हैं, तमाम माननीयों से विनती है हमारी, अगर रोज औसतन 50 किलोमीटर सफर में से एक गाड़ी काफिले से वो हटा लें तो कुल दूरी 4911 इंटू 50 किलोमीटर की, यानी लगभग 2,45,550 किलोमीटर। औसतन माइलेज 15 किलोमीटर की लगा लेते हैं, औसतन 16,370 लीटर डीजल या पेट्रोल बच सकता है। यानी औसतन जो कीमत है प्रति रुपए, अगर आप 90 रुपए प्रति लीटर लगा लीजिए, जानते हैं देश का कितना बचेगा? सिर्फ एक गाड़ी अगर वो छोड़ेंगे और 50 किलोमीटर की दूरी हम मान के चल रहे हैं, गाड़ी चली है दिन भर में, लगभग 53 से 54 करोड़ सालाना बच सकता है और रोजाना लगभग 15 लाख रोज बच सकता है। तो मतलब जितने सांसद हैं, विधायक हैं, एक गाड़ी अगर वो काफिला में कम करते हैं ना 50 किलोमीटर की दूरी, तो इतना वो बचा सकते हैं। एक रफ एस्टिमेट हमने नंबर का लगाया है। सोमनाथ भारती जी, मुझे पता है आपको भी जानवरों से और पर्यावरण से बहुत प्यार है। अगर चर्चा हो रही है कि भाई गाड़ी कम करिए, तेल ऊर्जा संकट में देश इस वक्त गुजर रहा है क्योंकि मध्य पूर्व में जंग चल रही है, तो उसमें क्या खराबी है? मतलब मोदी से लड़ाई करने से हर मुद्दे पर ही सिंह भिड़ाना है क्या? नहीं अंजना जी, आपके समय बहुत दिन बाद आए हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि मैं तो जब से विधायक बना हूं क्षेत्र में, उसके पहले से ही छोटी दूरियों के लिए ना साइकिल का इस्तेमाल करता हूं और साइकिल का इस्तेमाल का प्रमोट भी करता हूं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई कि आर्थिक तो ये माननीय मोदी जी बता रहे हैं कि लोग कि आर्थिक संकट में सोना ना खरीदने से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब या तो
माननीय मोदी जी तब गलत बोल रहे थे या वो आज गलत बोल रहे हैं? तो भाजपा को बताना चाहिए कि उस वक्त गलत बोले थे, क्या गलत बोल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात बताता हूं, जो बता रहे थे बड़े देशों में ये हुआ वो हुआ। 7 जो माननीय मोदी जी ने स्टेप्स बताए हैं, 99% उससे मिडिल क्लास अफेक्टेड है। और ऐसा कोई और देश नहीं है जहां के इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन सैंक्शंस वहां के हेड ने बताया। रिस्ट्रिक्शन सैंक्शंस जो सैंक्शन हुआ कहाँ नहीं। लगा अभी? अब भाई आपने कहा ना Sanction कि भाई, कहाँ लगा? देखिए अगर आपने कहा कि भाई आप घर से काम करना शुरू करें, तेल खर्च कम करें, तो आप तो सलाह ही दे रहे हैं ना, एक तरह से आर्थिक सलाह, महासंकट तो है ही। सलाह सलाह दे रहे सैंक्शन हैं बहुत ना। अलग चीज है। और आप तो देखिए, वकील हैं। हम ये मानते हैं माननीय अंजना जी कि माननीय मोदी जब कहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो, उनके शब्द को हमको लेना चाहिए सत्यता के रूप में। तीसरी बात आपसे मैं पूछ रहा हूं माननीय अंजना जी, कि जब सिक्योरिटी, देखिए प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, ये सब पोजीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनका एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। अगर आज, चूंकि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 गाड़ियों से काम चला लिया, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, मैं देख रहा था, शायद परमात्मा आपको और इस प्रकार के बुद्धि दे चलाने के लिए, कि जब 10 गाड़ी से 5 गाड़ी कर लिया माननीय अमित शाह जी ने, माननीय मोदी जी तो 2 गाड़ी पे आ गए। तो अगर अब नॉर्मल हो जाए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरी होती है 2 गाड़ी से, तो फिर 12 साल से क्यों चला रहे थे इतनी गाड़ियां? नंबर 1। नंबर 2, या मैं सलाह दूंगा कि जो भी सिक्योरिटी देखते हैं प्रधानमंत्री जी की, कि सिक्योरिटी से खिलवाड़ ना करें। ये सर मोदी जी नहीं है, ये प्रधानमंत्री हैं। तो 2 बड़ी बातें मैंने कह दिया आप। तीसरी बात, माननीय राम माधव जी जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने कहा अमेरिका में, अरे और क्या करता, रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप साहब ने कहा कि 50% टैरिफ लगाऊंगा, वो भी मान गए। बोला नहीं, इंडियन प्रोडक्ट्स पर 18% दूंगा, वो ही मान गए। तो आज मैं जानना चाहता हूं हमारे साथी भाटिया जी से, हाँ। कि रसिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी से खिलवाड़ ना करिए। अगर उनको जरूरत है 10 गाड़ी की, 10 गाड़ी दीजिए, और लेकिन रसिया से तेल खरीद करके काम चलता तो चला लीजिए। चौथी बात और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए सारी चीजें किस पर? मिडिल क्लास पे। भाई तेल खर्च करना बंद करो। अभी मिडिल क्लास इतना कंप्रोमाइज हो गया है, इतना मुसीबत में, पेपर लीक से बड़े 22 लाख बच्चे मुसीबत में है, 1.7 करोड़ बच्चे मुसीबत में रहे पिछले 10 साल में। तो मैं जानना चाहता हूं कि सारी मुसीबतें मिडिल क्लास पर क्यों? और ये भाजपा जो जिस प्रकार की आज बातें कर रहा है, 2 महीना रोक करके आपने जो इंटेंसिटी बढ़ा दे समस्याओं का, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की हरकत। आनंद दुबे जी को एक बार जल्दी से दिखाइए आप। ठीक है भारती जी, ठीक है, आपने अपने पूरा टाइम दिया मैंने। आनंद दुबे जी, तो क्या है सोमनाथ भारती जी जो अभी विपक्ष में आपके साथी हैं, उद्धव ठाकरे के अच्छे साथी हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये मानकर चल रहे हैं कि इस देश में मिडिल क्लास हर साल हर वक्त सोना खरीदता रहता है, विदेशी दौरों पर घूमता रहता है, इतना समृद्ध है, वो परिवार में 4 लोग तो 4 गाड़ी लेकर चलता है दुबे जी। और अगर ये कॉल इस वक्त किया जा रहा है, तो ये देखिए संकट क्या है। संकट ये है कि हमें अपना विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है, क्योंकि जिस तरह का ऊर्जा संकट पैदा हो रहा है ना मिडिल ईस्ट में, वो 1 महीने 2 महीने 8 महीने सीज फायर अगर चलता भी रहे, तब भी 1-2 साल भी लग सकता है फिर से पाइपलाइन जो है सप्लाई चेन बहाल करने में। उसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार को यानी डॉलर को बचाना है, क्योंकि हम उसी डॉलर से न सिर्फ तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, हम सोना सब कुछ डॉलर में ही खरीदते हैं। बोलिए मिस्टर दुबे। अंजना जी नमस्ते, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ। देखिए अंजना जी, जब जब देश पर संकट आया है तो हम लोग भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के वंशज हैं। जरूरत पड़ी तो हम लोग उपवास भी कर लेंगे। मोदी जी जब 2014 में आ रहे थे तो एक गाना बजता था कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। उस समय बात हुई थी लाने की, और 2026 में बात हो रही है छोड़ने की। मुझे वो देवदास मूवी का एक डायलॉग याद आ गया कि बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, गांव वालों ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तुम कह रही हो हवेली छोड़ दूं, एक दिन वो कहेंगे कि दुनिया छोड़ दो। मोदी साहब कह रहे हैं विदेश जाना छोड़ दो, मोदी साहब कह रहे हैं सोना खरीदना छोड़ दो, मोदी साहब कह रहे हैं कि तेल और डीजल का उपयोग करना छोड़ दो।
हम लोग सब छोड़ देंगे तो एक दिन ये जनता ये भी कह सकती है कि बीजेपी वालों तुम सत्ता छोड़ दो। देखिए अंजना जी, विषय ये नहीं है कि हम लोग संकट में हैं, विषय ये है कि 28 फरवरी से चुनौती का सामने हो गया था और हम जाग कब रहे हैं? मई में जाग रहे हैं। इतनी बड़ी मशीनरी होती है, इतना बड़ा हमारे पास टीम होता है, विदेश मंत्रालय होता है, दुनियादारी होती है, हम कब जागेंगे? आज हम बहुत देर से जागे हैं। आज मोदी साहब 2 गाड़ी से चल रहे हैं, हम लोग तो साइकिल पर चलेंगे, हम लोग तो पैदल भी चलेंगे, हम लोग सब करेंगे, हम लोग सहेंगे। हमने कहा ना कि हम लोग उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च खपा दिया। लेकिन एक बात हमें बताइए, जब विदेशी मुद्रा हमारे पास कम है तो इसका विकल्प हम लोग कब ढूंढेंगे? अगर हम बहुत चीजें विदेशों से खरीदते हैं तो बहुत चीजें विदेशों को बेचते भी हैं। हम नई नई योजनाएं लाएंगे, हम अपने आप को खपा देंगे सब लोग। हम लोग नई नई चीजें बेच के, नई नई चीजें निर्यात करके हम पैसे कमाएंगे, डॉलर में कमाएंगे और फिर सोने की चिड़िया बनेंगे। वो धारण देने के बजाय मोदी साहब 10 तारीख को आके कहते हैं देश में संकट है, सब लोग जरा थोड़ा थोड़ा बलिदान दो। आप हमें डराइए मत, आप हमारे नेता हैं, हम लोग आपको दिलो जान पर रखते हैं, आप हमारे मस्तिष्क हैं क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप साहस दीजिए, हम लोग इस चुनौती का सामना करेंगे। 1 साल नहीं 10 साल अगर युद्ध होगा तो क्या हम लोग जीना छोड़ देंगे? हम स्वावलंबी बनेंगे। हम 1947 के पहले 200 साल हमें अंग्रेज गुलाम बना गए, फिर मुगल बना गए, उसके पहले तो हम लोग राजा थे ही विश्व के, हम लोग फिर बनेंगे। तो हमें साहस दीजिए, हमें डराइए मत, कोई मत दुबे जी एकदम पारों से शुरू किए और पूरा एकदम हो गया, बढ़ चुका है। आप कुछ समझ नहीं आता, बीच बीच में आप मोदी जी के फैन भी लगते हैं, फिर बीच बीच में आप उधर भी चले जाते हैं, फिर इधर भी आ जाते हैं, पारो भी बन जाते हैं। दुबे जी कमाल करते हैं एकदम। मलुक नागर जी, ये तो बात पूछी ही जाएगी ना कि भाई बड़ा अच्छे से छिपा लिया आपने 4 मई तक क्राइसिस को। 4 मई को रिजल्ट आया, उसके बाद सबको सतर्क होने के लिए कहा, तो क्या चुनावी नुकसान के डर की वजह से ऐसा किया गया? सीधा सवाल है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता और आनंद दुबे साहब, और अब वही प्रश्न आपने किया है तो याद कर लो 24 मार्च देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की संसद में स्पीच, उन्होंने कहा था कि कोरोना जैसी स्थिति ना आ जाए। तो आज ये लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं कि पहले नहीं बताया। और आज मुझे तो एक बात सीधी सी कहनी है अंजना जी, अगर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी के प्रवक्ता क्या ये कह दें कि हम बेकार हैं और प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, इन्हें तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, या नेतृत्व देश का ऐसे हाथ में, वो जो भी कहेंगे और ये विपक्षी जो भी बोलेंगे, दोनों तरफ जीत हमारी ही होनी है, एनडीए की होनी है, प्रधानमंत्री की होनी है। क्योंकि अगर सोने की बात आती है तो 2013 में कांग्रेसियों ने कह रखा ये एडमिट कर लें कि ये गलत थे, और आज अगर सोने की डिक्लेयर होते ही 1,66,000 प्रति तोले से अगले दिन 1,60,000 हो गया, फिर 1,52,000 हो गया। अगर कम रेट आ जाते हैं तो जो कह रहे हैं शादियां नहीं होंगी, अरे गरीबों की शादियों में अगर सोने का रेट मंदा हो जाएगा तो इन्हें क्या दिक्कत है? दूसरा, अगर इस वजह से हमारा मुद्रा भंडार विदेशी कोष भर जाएगा और देश ताकतवर दिखेगा तो इन्हें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, क्योंकि हम अगर उसी तरीके से सोना खरीदते रहेंगे, हमारा डॉलर इस्तेमाल होगा, तो फिर आने वाले वक्त में ऊर्जा खरीदने में हमें मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष सूद, जो कि दिल्ली में गृह मंत्री हैं, और आपका वीडियो भी हम लोग दिखा रहे हैं मेट्रो में। अब कई लोग ये पूछेंगे सूद साहब कि आप लोग अब जाकर सतर्क हुए हैं इसको लेकर। प्रधानमंत्री ने भी एक मिसाल कायम की है आज, जब उनके काफिले में 2 गाड़ियां जा रही थी। कुल मिलाकर ऊर्जा संकट को लेकर ये विजुअल तो अगर पूरे साल दिखे ना तो मन हर्ष से भर जाए। आशीष जी। जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश को सचेत किया है आने वाले समय के लिए, और जैसा आपने कहा ये विजुअल अगर पूरे 12 महीने दिखे, हम ऐसे विजुअल 12 महीने दिखे, इसके लिए दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को और दिल्ली की बाकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने में लगे हैं, ताकि जो लोग आज तक गाड़ियों से घूमते हैं, इसी के लिए आने के बाद लगभग 4,000 के आसपास ई बसेस का
काफिला हमने दिल्ली में जोड़ा है, उसको और आने वाले दिनों में बढ़ाने वाले हैं। दिल्ली की मेट्रो के अगले फेज के लिए पैसा देने का काम, जमीन अधिग्रहण का काम जो वर्षों से रुका गया था, इसीलिए इन्हीं सब के बाद वो समय आएगा जब आपको ये दिखेगा कि आप भी सहजता से मेट्रो में सफर कर पाएंगे और बाकी लोग भी कर पाएंगे। आशीष जी, एक चर्चा और लोगों में बड़ी रहती है कि अगर हम चाहें भी तो साइकिल से दिल्ली में चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो साइकिल के लिए पाथवेज बने हुए हैं, ऊपर से बसेस जिस तरह से चलती हैं, मतलब एक्सीडेंट का बड़ा डर रहता है। तो पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल से चलने वालों के लिए मतलब क्या कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसके बिना ये जो है ना, ये पेपर पे ही रह जाएगा, 4 दिन की तस्वीर बनकर रह जाएगी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। भारत सरकार का खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय साइकिल्स ऑन संडेज को चलाता है। हमने अभी आने वाले दिनों में इसको हर जिले में व्यापक तौर पे प्रचारित करके लोग इसमें आए, और कुछ डेडिकेटेड हमने दिल्ली पुलिस के साथ मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के माध्यम से इस बात का संवाद शुरू किया है कि कुछ सड़कों के कुछ हिस्से डेडिकेटेड साइकिल लेन बनाने के लिए काम किया जा सके। हम इस प्रकार के अर्बन चैलेंजेस को समझ रहे हैं और उसके संदर्भ में काम करने के लिए हम अग्रसर है। गुड थिंग्स टेक टाइम टू बी शोन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि मुझे लगता है एयरपोर्ट से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कनेक्शन बार बार कट रहा है। आशीष सूद, मंत्री दिल्ली सरकार में, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी वीडियो ये मेट्रो में चलने वाला आज आप देख रहे हैं। जल्दी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के यूएई दौरे से जुड़ी बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। दौरे में ऊर्जा सुरक्षा पर खास जोर होगा और यूएई जा रहे हैं प्रधानमंत्री। याद रखिए, एलपीजी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एमओयू संभव है और ये कोशिश होगी कि इसके जरिए एलपीजी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग, एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जिसके जरिए हम बेहतर तरीके से उसको साध सके। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही।